एनी नंबर ऑफ फ्रूट्स। तो एनी नंबर मतलब ग्रेप्स के लिए डील करने के लिए 101 वेज, मैंगोज के लिए 2^15, बनानास के लिए 2^12, ऑरेंजेस के लिए 2^10 और बेरीज के लिए 51। राइट, देन सेकंड पार्ट में बहुत केयरफुली ध्यान से देखो क्या बना के दिया है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एनी नंबर ऑफ फ्रूट्स सच दैट एटलीस्ट वन फ्रूट इज सिलेक्टेड। तो कितने बच्चों को समझा? दिस इज क्लियर कट क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग बच्चों। दिस इज अ क्लियर कट क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर उसमें से कौन सा वाला हटा दो, नो फ्रूट सिलेक्टेड है ना, तो एटलीस्ट वन फ्रूट हो जाएगा ना। तो नो फ्रूट सिलेक्ट करने के कितने वेज हैं? एक ही वे, बस नहीं उठाया। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। फर्स्ट का जो भी आंसर है -1। ऑलराइट, थर्ड वाला क्या बोल रहा है? एटलीस्ट वन ऑफ ईच काइंड। सबका मिनिमम एक एक उठाना है। तो मिनिमम एक ग्रेप उठाने के कितने तरीके? 100 वे है ना। मिनिमम एक मैंगो उठाना है, तो ये समझा, 15C0 सब्ट्रैक्ट कर दिया है। मिनिमम एक उठाना है तो 15C0 वाला केस हटा दो। उसके बाद क्या बोला है? 10 डिस्टिंक्ट, अच्छा मिनिमम एक ऑरेंज, मिनिमम एक बनाना और मिनिमम एक बेरी। राइट, तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। उसके बाद फोर्थ पार्ट क्या बन रहा है? एग्जैक्टली 50 ग्रेप्स। तो एग्जैक्टली 50 ग्रेप्स का एक ही वे होगा, क्योंकि आइडेंटिकल ग्रेप्स है तो 50 ग्रेप्स उठाने का एग्जैक्टली ये होगा। 10 मैंगो मतलब 15C10। फिर उसने बोला है कि 4 बनानास, तो 4 बनानास के लिए कितना जाएगा? 12C4 और 5 ऑरेंजेस 10C5 और उसके बाद 25 बेरीज, 25 बेरीज का एक ही वे होगा। ये हो गया फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला, एटलीस्ट 2 फ्रूट्स ओवरऑल, ईच काइंड नहीं बोला है, ओवरऑल 2 फ्रूट्स। तो इसमें क्या करोगे बच्चों? टोटल माइनस नो फ्रूट वाला केस भी हटाओगे और एग्जैक्टली 1 फ्रूट वाला केस भी हटाओगे, है ना। तो टोटल तो हमें पता ही है, ये इतना बड़ा सा लिखा हुआ है। टोटल मतलब फर्स्ट का आंसर, उसमें से नो फ्रूट, एक भी फ्रूट नहीं उठाया, इसका एक ही वे था, एग्जैक्टली एक फ्रूट उठाया। तो या तो ग्रेप उठाया होगा, या फिर मैंगो उठाया होगा, या फिर बनाना उठाया होगा, या फिर ऑरेंज उठाया होगा, या फिर बेरी उठाया होगा। ये वाले भी वेज हटा दो, ठीक है, ये वाले भी वेज से हटा दो। तो ये हो गया यार। एनसीआर काइंड ऑफ एनसीआर ही तो है ये, क्या प्रॉब्लम है? काइंड ऑफ एनसीआर ही तो है। मिनिमम 25 ग्रेप्स क्या होता है? नहीं नहीं, अच्छा इसके बाद वाला है, ऑल फ्रूट्स आर इवन नंबर्ड इंडिविजुअली, मतलब सबके इवन नंबर उठा रहा हूं। तो इवन नंबर ऑफ ग्रेप्स के कितने वेज हो जाएंगे? 51 वेज, इवन नंबर। और इवन में 0 इंक्लूड कर रहा हूं, तो 0 2 4 6 से लेकर 100, तो ये 51 वेज हो जाएंगे इसके। ऑलराइट, उसके बाद इवन नंबर ऑफ मैंगोज, तो 2^14, 2^n-1 वाला, 2^12, सॉरी 2^11, फिर 2^9 और इवन नंबर ऑफ बेरीज के लिए 26। ओके, और सेवंथ वाला तो ऐसी जबरदस्ती दे दिया, मिनिमम 25 ग्रेप्स। तो मिनिमम 25 मतलब 25 26 से लेकर 50, तो ये 26 वेज हो गए, 26 वेज। मैक्सिमम 5 ऑरेंज, तो मैक्सिमम 5 ऑरेंज, तो 0 ऑरेंज, 1 ऑरेंज से लेकर 5 ऑरेंज तक, इतने वेज टू डील विथ ऑरेंजेस। राइट, मैक्सिमम 10 बनानास, तो मैक्सिमम 10 बनानास मतलब 12C0 प्लस 12C1 से लेकर 12C10, इसका वैल्यू नहीं निकालना है, बस ऐसे ही छोड़ना है। एंड रेस्ट एनी नंबर, तो मैंगोज के लिए कुछ भी हो सकता है और बेरीज के लिए कुछ भी हो सकता है, बस ये था, बस। ठीक है सर, आप लास्ट के 2 पार्ट एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, 6th और 7th? सिंपल, उसने बोला इवन नंबर ऑफ फ्रूट्स। तो इवन नंबर के लिए क्या हो जाएगा? जैसे 0 वाला होगा ग्रेप, उसका एक वे, 2 ग्रेप्स उठाए उसका एक वे, 4 ग्रेप्स उठाए एक वे, ऐसे करते करते 100 ग्रेप्स उठाए उसका एक वे। तो देयर आर टोटल 51 वेज ना, ये टोटल 51 हो रहा है, 1 1 1 1 1 1।
है ना, बाकी तो 2n-1, 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 बाकी तीनों के लिए, डिस्टिंक्ट वाले के लिए इवन नंबर वाला याद आ रहा है, थ्योरम 2। हाँ हाँ उसके बाद बेरीज के लिए भी 26 हो गया ना, 0 2 4 से लेकर 50 तक। हाँ, वो आइडेंटिकल। और इसमें 7th वाले बोला है कि मिनिमम 25 ग्रेप्स, तो 25 के लिए एक वे, 26 के लिए एक वे, लेकर 50 के लिए एक वे, तो ये 26 वेज हो गए ना टोटल, हाँ सर। है ना। उसके बाद इसका मैक्सिमम 5 बोला है, तो 10C0 से 10C5 तक सारे केसेस ले लिए। ओके इसका मैक्सिमम 10 बोला है, उसका कुछ भी और उसका कुछ भी, ऐसे करके तो सीधे लगा दिया, जो बोला वही लगा दिया एग्जैक्टली, ठीक है। सर 2 raised to 15 क्या एक बार बता सकते हैं? मैंगोज के लिए, मैंगोज ओके के लिए कुछ नहीं स्पेसिफिक बोला है, एनी नंबर बोला है मैंगोज के लिए, तो उसके लिए 2n यूज हो जाएगा डायरेक्टली। बेरीज के लिए भी 51 यूज हो जाएगा डायरेक्टली, राइट। फिर उसके बाद वो जो ग्रुप फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस थे, तो ग्रुप फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस क्या थे, देखो ग्रुप फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन में ऐसा था, नंबर ऑफ वेज 12 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स कंटेनिंग 2 3 एंड 7 ऑब्जेक्ट्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, ठीक है। इतने तरीके से मैं 3 बंडल बना सकता हूं। सेकंड वाला क्या था बच्चों, क्वेश्चन 2, उसने बोला नंबर ऑफ वेज 12 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 पीपल। इस बार 3 लोगों में बांटना है, सच दैट एक बंदे को क्या मिले, दो मिले ऑब्जेक्ट्स, एक को 3 और एक को 7 मिले। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है इसमें, अपन को इसमें करना है पहले तो ग्रुप फॉर्मेशन, ये समझा। मैं इतने तरीके से ग्रुप्स बना सकता हूँ, इतने तरीके से बंडल्स बना सकता हूँ, ऑलराइट। एंड एवरी टाइम आई हैव अ बंडल देयर आर 3 फैक्टोरियल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट। जल्दी बताओ, ये हुआ ग्रुप फॉर्मेशन का नंबर ऑफ वेज, एंड ग्रुप फॉर्मेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितने वेज होंगे। बड़ी सीधी सी बात है, एक ये 2 का बंडल है, एक ये 3 का बंडल है, और एक ये 7 का बंडल है, और अपने पास 3 लोग हैं। तो एवरी टाइम यू हैव अ बंडल इन योर हैंड, अ ग्रुप फॉर्मेशन इन योर हैंड। इसको इनमें बांटने के लिए कितने वेज, 3 फैक्टोरियल वेज। इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 3 फैक्टोरियल वेज है कि ये 3 ऑब्जेक्ट इन 3 लोगों को देना है। तो ए को 2 गया, बी को 3, सी को 7, या फिर ए को 3 गया, बी को 7 गया, सी को 2 गया, ऐसे करके। तो every group formed can be distributed in 3 factorial ways, so as simple as, बस यही था। उसके बाद देखो थर्ड वाले में भी क्या बोल रहा है, 15 distinct objects can be divided into 3 groups 4 4 7। तो 4 4 7 और एक 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि 4 और 4 इक्वल नंबर है ना। और उसके बाद इसी के कंटिन्यूएशन में क्या बोल दिया है, these distinct objects can be divided to 3 people। तो this upon this, ये तो हो गया ग्रुप फॉर्मेशन। और हर ग्रुप को अपन कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज, ऑलराइट। ये 4 का एक ग्रुप है, ये 4 का एक ग्रुप है, और ये एक 7 का एक ग्रुप है, और ये 3 लोग हैं। तो अगेन इसके भी 3 फैक्टोरियल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑलराइट। सर 2 फैक्टोरियल रिपीटेशन के कारण है। क्यों, कौन सा रिपीटेशन होगा इसमें बताओ जरा। 4 वाला। नहीं, एक्चुअली में टेक्निकली देखा जाए तो ये दोनों ग्रुप्स, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, ये दोनों डिस्टिंक्ट ही हैं। बताओ क्यों, वाई आर दीज टू ग्रुप्स डिस्टिंक्ट, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट थे। तो ऐसे सोच, देख मैंने बोला कि तेरे पास 15 चॉकलेट्स हैं बट डिस्टिंक्ट, तो 4 4 क्या डिनोट कर रहा है कि 4 4 चॉकलेट है, बट चॉकलेट तो डिस्टिंक्ट है ना। जैसे एक 1 2 3 4 चॉकलेट का बंडल बनाए, एक 5 6 7 8 का बंडल बनाए, और एक बाकी रिमेनिंग का 7 जो भी है। तो अब खुद सोच, ये 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं कि 2 आइडेंटिकल, एक डिस्टिंक्ट, क्या बन रहा है, ये डिस्टिंक्ट बंडल इसको जाना, इसको जाना, इज इट डिफरेंट फ्रॉम ये इसको जाना, ये इसको जाना। हाँ डिफरेंट है डिस्ट्रीब्यूशन तो। हाँ तो सर। ओरिजिनली सिंस चॉकलेट्स वर डिस्टिंक्ट, द बंडल्स क्रिएटेड आर आल्सो डिस्टिंक्ट, तो वो 3 फैक्टोरियल सही है फिलहाल, ठीक है। नहीं सर, मैं अरे वो नंबर, हाँ बोलो बोलो। सर डिनोमिनेटर का वो 2 फैक्टोरियल क्यों है वो वो तो ग्रुप रिपीटेशन? फॉर्मेशन में आया है ना, वो तो ग्रुप फॉर्मेशन के कारण आया है। ओके सर। ये तो ग्रुप फॉर्मेशन के कारण है, डिस्ट्रीब्यूशन में तो 3 फैक्टोरियल है, बट उसी को और फिक्स कर, हाँ बोलो। सर लेकिन रिपीट क्या हो रहा है वो एक बार बताओ, क्योंकि 4 और 4 तो डिस्टिंक्ट है ना, तो रिपीट क्या हो रहा है मतलब ये वाले के सम में? नहीं, ये तो लास्ट लेक्चर जो अपन ने पढ़ा था कि m इक्वल्स टू n होता है, तो एक एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल हाँ नीचे सर, आना m पड़ता इक्वल है, टू तो है, समझा। वो उसके कारण आ रहा है वो। ओके सर। हाँ डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आ रहा, वो तो ग्रुप फॉर्मेशन में एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल रहता है। ओके सर।
फिफ्थ में क्या बोला, रिपीट ऑल फोर इफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स वर आइडेंटिकल। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 12 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ऐसे करके। तो 2 का एक बना के बंडल बना दो, 3 का बना के बंडल बना दो, 7 का बना के बंडल बना दो, इसके अलावा और कोई वही नहीं, सारे आइडेंटिकल है, सारे आइडेंटिकल है, तो एक ही वे है। फिर उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, 3 लोगों में भी बांटना है। तो पहले ग्रुप फॉर्मेशन किया, उसका एक ही वे है इंटू 3 आप, हाँ वेरी गुड, क्योंकि जो ये जो ऑब्जेक्ट्स बने ऐसे, समझ गए, ये ऑब्जेक्ट्स 3 लोगों में बांटना है, ये बंडल और ये बंडल, तो उसके लिए तो 3 फैक्टोरियल चाहिए, क्योंकि अपेरेंटली बंडल्स आर डिस्टिंक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स उसमें अलग अलग हैं। उसके बाद थर्ड वाला क्या बोल रहा है, 15 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स वन वे, 4 का और 7 का बना ही दो एग्जैक्टली। बट ये वाला ध्यान से देखना, 1 इंटू कितना आंसर है, समझा क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास 4 का बंडल है, ये 4 का बंडल है और ये m 7 इक्वल का टू n। बंडल है। हाँ, m इक्वल टू n, नहीं 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 नहीं, वो तो यहाँ पे आ गया, एक ही तरीके से ग्रुप फॉर्मेशन हो सकता था। बट इस बार तुम ध्यान से देखो, जो तुम बोल रहे थे ना पिछले क्वेश्चन में, इस बार ये दोनों टेक्निकली आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। क्यों, ओके, क्यों, ग्रुप भी आइडेंटिकल है और ऑब्जेक्ट। हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी आइडेंटिकल हैं और अंदर वाले ऑब्जेक्ट्स भी आइडेंटिकल है। तो टेक्निकली ये रिपीटेशन है सोचो ना, इसका। हाँ, तो ये वाला और ये वाला आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो गए ना। हाँ, तो ये मतलब इट्स लाइक एक्स, एक्स और वाई को 3 प्लेसेस पे बिठाना है, वही बात हो गई ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, समझ गए। यस, मतलब ये वाला ए को गया और ये बी को गया, इज इट डिफरेंट और सेम एज ये वाला इसको गया और ये वाला इसको गया, सेम। वही तो फॉर्म वही है ना। तो इसलिए हाँ, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये दोनों आइडेंटिकल है क्योंकि अंदर ऑब्जेक्ट्स भी सेम है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 5। फिर क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है इसका, 12 distinct objects to be given to 3 people ABC in the ratio 1:1:2 respectively। मतलब A को कितने मिलने चाहिए, मतलब 3, 3 एंड 6 ऑब्जेक्ट्स मिलना चाहिए, बट इस बार क्या हो रहा है बच्चों, रिस्पेक्टिवली, बात समझे। तो पहले ग्रुप फॉर्मेशन कर लेते हैं, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये ग्रुप फॉर्मेशन समझा, ये ग्रुप फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट्स तो डिस्टिंक्ट हैं, तो ये 3 वाला, ये 3 वाला और ये 6 वाला, बट इस बार इसने बोला है कि इसी रेशियो में रिस्पेक्टिवली, मतलब 6 वाला सी को ही जाना है, तो कितने वेज, जस्ट 2 फैक्टोरियल वेज। 6 वाला बंडल सी को जाएगा, ए और बी को 3 3 मिलने हैं, तो टेक्निकली ये परम्यूट हो सकते हैं, चलेगा, ये फिक्स हो चुका है। 6 वाला हमेशा इसको पहले ही दे देना है, और ये 3 3 वाले ए और बी को ऐसे ऐसे शफल हो सकते हैं कि ये वाला ए को गया, ये वाला बी को गया, या फिर ये वाला ए को गया, ये वाला बी को गया। इज इट ओके, इनटू 2 फैक्टोरियल इज द करेक्ट आंसर। सर क्यों उसमें सफल हो सकते हैं ए और बी में, क्योंकि दोनों ग्रुप्स तो अलग अलग है ना। हाँ, ग्रुप्स तो डिस्टिंक्ट है क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है ना अंदर। यहाँ पे हाँ 1 2 3 सर, चॉकलेट है, यहाँ पे 4 5 6 चॉकलेट है। तो 1 2 3 ए को गया, 4 5 6 बी को गया, या फिर 1 2 3 बी को गया, 4 5 6 ए को गया, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वो टेक्निकली, ठीक है। अच्छा हाँ ओके सर। हाँ, तो इसलिए इनटू 2 फैक्टोरियल, और 6 वाला तो सी को ही जाना है, रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया हुआ इसलिए, ठीक है। फिर 7th में क्या बोला, रिपीट द सेम क्वेश्चन इफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स वर आइडेंटिकल। तो कितने बच्चों को समझे, इसका वन वे ही है, ग्रुप फॉर्मेशन भी 1 और डिस्ट्रीब्यूशन भी 1। जैसे ये ले लो, ए को 3 एज दे दो, बी को भी 3 एज दे दो, और सी को 6 एज दे दो, समझा, बस यही एक वे है, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स वर आइडेंटिकल, समझा। और सी को ही 6 जाना है सीधे, तो 3 3 6 उठा के दे दो, वन वे, ऑलराइट। फिर क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है बच्चों, देखो, number of ways 8 distinct books can be given to 3 people such that each gets at least 1 and not more than 4। तो इसमें तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, केसेस बनाने पड़ेंगे कि यार भैया 8 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बट सबको मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4। तो क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है बच्चों,
आप हो सकता है 2, 2 एंड 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये वैलिड है, या फिर आप हो सकता है 1, 3 और 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या फिर आप 2, 3, 3 डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। इसके अलावा और कोई डिस्ट्रीब्यूशन है क्या बताओ? मिनिमम और मैक्सिमम 4 और टोटल 8, समझ गए? तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन क्रिएट बंडल्स, पहली बात तो पहले मैं ग्रुप फॉर्मेशन कर लेता हूं, इसका भी ग्रुप फॉर्मेशन कर लो और इसका भी ग्रुप फॉर्मेशन कर लो, है ना? एवरी टाइम यू हैव अ ग्रुप फॉर्मेशन, 3 लोगों में बांटने के लिए कितने वेज चलेगा? ये आंसर है, दिस इज द आंसर फॉर 8th पार्ट। सर ये वाला समझ गया, लेकिन वो एंड वाला जो है एटलीस्ट 1 एंड नॉट मोर देन 4, सर वो वाला कैसे इंक्लूड किया हमने? देख, उसने बोला मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 मिलेंगी किसी को भी, हाँ तो मैंने बोला कि यार 8 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मिनिमम 1 देनी है और मैक्सिमम 4 देना है, तो बहुत ही लिमिटेड केसेस हो गए ना। अच्छा मैं हाँ ग्रुप फॉर्मेशन तो तभी अप्लाई कर पाऊंगा ना जब आपको MNP सब नोटिफाई करेंगे वो लोग। जब यस तक वो बोलेंगे नहीं कि कितने ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैं फॉर्मूला लगा ही नहीं सकता। हाँ तो इसलिए समझे। मैंने केसेस बना लिए कि भैया अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या क्या पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, तो या तो 2, 2, 4 हो, या फिर 1, 3, 4 हो, या फिर 2, 3, 3 हो। ठीक है, हाँ हाँ, एक सेकंड रुको। ठीक है, तो एक और मैंने शायद एक बोनस क्वेश्चन दिया था ना? 2 बोनस। 2 बोनस क्वेश्चन दिए थे, चलो देख लेता हूँ। 2 क्यों, मेरे को तो एक ही याद आ रहा है। क्या 2 थे? एक एक सेकंड। n square factorial divisible by n factorial का होल स्क्वायर, और दूसरा? और दूसरा n अच्छा अच्छा factorial का factorial is divisible by n minus अच्छा, 1 वैसे factorial। मेरे को लगता है कि क्वेश्चन 5 का जो फर्स्ट पार्ट है, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। एक्चुअली पता है क्या होता है, एन स्क्वायर का फैक्टोरियल, करेक्शन कर लो, मैंने तो बहुत ही वीक रिजल्ट लिखा है। एन स्क्वायर का फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय एन फैक्टोरियल की पावर n+1, ये होता है बच्चों। खाली स्क्वायर नहीं, n+1 से भी डिविजिबल होता है, n+1 से भी डिविजिबल होता है। चलेगा क्या? मैंने तो बहुत वीक रिजल्ट लिखा था, आई गेव अ वेरी वेरी वीक रिजल्ट। खाली स्क्वायर नहीं, n+1 से भी डिविजिबल होता है, ये करेक्ट वर्जन है। तो जो भी है चलो ठीक है, अगर ये प्रूव हो गया तो वो फर्स्ट वाला जो मैंने दिया था वो तो प्रूव हो ही जाएगा। तो एन स्क्वायर का फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय एन फैक्टोरियल रेज टू n+1। स्क्वायर को n+1 में चेंज करना है, हाँ वंश, एक्चुअल ये क्वेश्चन था। मैंने खाली स्क्वायर दिया, बट मैं तो बोल रहा हूँ n+1 तक से डिविजिबल है ये। तो देखो ये वाला आप सिंपल मैथ से करोगे तो फाइट है, नहीं हो पाएगा। इसको देखो कैसे करना पड़ेगा, ये पीएनसी से बहुत इजीली हो जाएगा। देखो, कंसीडर mn ऑब्जेक्ट्स, mn, समझ गए? m+n नहीं है इस बार, mn ऑब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ वेज दे कैन बी divided into m groups where each contains or each containing n objects. Can I do this? बोलो, can I do this? जैसे 8 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 8 को मैंने लिखा 4 into 2, तो नंबर ऑफ वेज दीज 8 ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स ईच कंटेनिंग 2, 2, 2, 2। एक सेकंड बच्चों, कोई घंटी बजा रहा है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। चलो,
तो नंबर ऑफ वेज दे कैन बी डिवाइडेड इनटू n ग्रुप्स ईच कंटेनिंग n ऑब्जेक्ट्स। तो ये समझ गया क्या आंसर आएगा इसका, बताओ। हेलो बच्चों, कैन आई डू दिस कि इसको m इंटू एन ऑब्जेक्ट्स है, उसको m ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा हूँ ईच कंटेनिंग n ऑब्जेक्ट्स। तो क्या बन जाएगा बच्चों, सब में n n n n n टाइम्स। तो ये समझ रहे हो ऐसा टाइप का बन जाएगा, इट्स लाइक m प्लस n प्लस p प्लस q प्लस r, बट इस बार सारे के सारे सेम है, अपॉन m फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, है ना। And since all the numbers are equal, बोलो यही होगा कि नहीं, बताओ, सोचो एक बार बच्चों। यही होता था m प्लस n प्लस p प्लस q प्लस r प्लस डॉट डॉट डॉट, और नीचे m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, और कुछ नंबर्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो उतने से डिवाइड कर दो। इस बार m n p q r सभी इक्वल है, n n n n n n n n, बोलो भाई पीपल, आवाज आ रही है? Yes, sir. तो ये समझ आया? किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो रहे हैं, m इंटू एन का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल m टाइम्स और m फैक्टोरियल, ये समझा? इतने नंबर ऑफ वेज होंगे। सो फर्स्ट स्टेप में m फैक्टोरियल होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में n फैक्टोरियल होना चाहिए, ये यस सर। नहीं ना, ये m टाइम्स है ना, m टाइम्स है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है, कितने इक्वल है उसमें ग्रुप्स? तो m ग्रुप्स है ना, नहीं कुछ तो बोलो, सो दैट आई नो, मतलब समझा कि नहीं समझा। अगर 3 ग्रुप इक्वल होते थे, मान ले m प्लस n प्लस p प्लस q प्लस r, और अगर m एंड p इक्वल हैं, तो वैसे तो सबका फैक्टोरियल आएगा ही आएगा, बट एक एक्स्ट्रा 3 फैक्टोरियल आ जाएगा ना जितने इक्वल है। तो इस बार m ग्रुप्स इक्वल है ना। हाँ सर, मैं m ही बोल रहा हूँ। हाँ तो मैंने भी तो m ही लिखा है। नहीं सर, आपने n लिखा था। पता नहीं, चल ठीक है, बट अभी तो ठीक है ना। ये हो गया नंबर ऑफ वेज, यस सर। दिस इज द नंबर ऑफ वेज, है ना। कितने बच्चों को समझ रहे? नंबर ऑफ वेज इज एन इंटीजर, ऑब्वियसली, बोलो ऑब्वियसली, नंबर ऑफ वेज तो इंटीग्रल ही होगा, इट्स एन इंटीजर। तो सिंस दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ m और n, मैंने तो रैंडम m और n कुछ भी लिया है। नाउ फॉर आवर कन्वीनियंस फर्स्ट पार्ट के लिए पुट m इक्वल्स टू n, तो m इक्वल्स टू n, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे बच्चों, n स्क्वायर का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल की पावर n प्लस 1, यस और नो। n की जगह भी n रख दूंगा तो ये बन जाएगा इज एन इंटीजर। तो अगर ये इंटीजर, इसका मतलब प्रूव हो गया क्या, n स्क्वायर का फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल की पावर n प्लस 1। बच्चों गुड इनफ? Yes, sir. और सेकेंड पार्ट के लिए पता है क्या करना है, n फैक्टोरियल का भी बाहर एक फैक्टोरियल। तो सेकेंड पार्ट के लिए पुट m एज n माइनस 1 फैक्टोरियल। मैं m कुछ भी इंटीजर रख सकता हूं, मेरी मर्जी। तो मैंने m को n माइनस 1 फैक्टोरियल रखा, हेंस अपना नंबर क्या बचेगा बच्चों, ये देखो m को रखा n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल। और नीचे क्या बन जाएगा, m को रखा है n माइनस 1 फैक्टोरियल। अरे यार तो वो उल्टा वाला हो गया, रुक जाओ, आई विल कम टू द आंसर। m को रखा है n माइनस 1 फैक्टोरियल, m को रखा है n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये भी इंटीजर है, ये इंटीजर है बच्चों। तो शायद मैंने यही वाला वर्जन दिया था कि कुछ और दिया था, n माइनस 1 फैक्टोरियल रेस टू n, नहीं मतलब अपन ने एक्चुअल डिराइव तो बहुत स्ट्रॉन्गर रिजल्ट किया, ये भी इंटीजर है। और पुट n इक्वल्स टू m माइनस 1 फैक्टोरियल, ये भी पुट कर दो, कोई सा भी पुट करो, दोनों इंटीजर है। तो n को m माइनस 1 फैक्टोरियल रखता हूं, तो n का m माइनस 1 फैक्टोरियल रखूंगा तो न्यूमरेटर बचेगा m फैक्टोरियल का फैक्टोरियल, बट डिनोमिनेटर थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। n को m माइनस 1 फैक्टोरियल रखा है, तो n को रखो m माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये बन रहा है बच्चों m माइनस 1 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल रेस टू m, n को m माइनस 1 फैक्टोरियल रखा है और एक m फैक्टोरियल, ऐसा। तो ये भी इंटीजर है। तो अपन ने फिर बहुत सड़ा सा रिजल्ट यूज करा था, n माइनस 1 फैक्टोरियल की पावर n। तो ये तो बहुत ही वीक रिजल्ट है, एक्चुअल रिजल्ट ये है
n-1 फैक्टोरियल के भी फैक्टोरियल की पावर n से डिविजिबल है, तो उससे तो डिविजिबल हो गई होगा। बात समझ रहे हो? सर हम्म। सर लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमें डिविजिबल बाय n-1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर ऐसा आपने दिया था। नहीं, सेकंड पार्ट में मैंने दिया था n फैक्टोरियल का फैक्टोरियल डिविजिबल बाय n-1 फैक्टोरियल की पावर n दिया था मैंने। स्क्वायर, ओके नहीं नहीं, पीडीएफ में तो n दिख रहा है यार। ठीक है अरे तो भी स्क्वायर से भी मैंने तो कितना स्ट्रॉन्गर रिजल्ट प्रूव कर दिया। मैंने तो मैंने दिया था m-1 फैक्टोरियल की पावर m से डिविजिबल है। मैंने क्या प्रूव कर दिया? m-1 फैक्टोरियल के भी फैक्टोरियल की पावर m से डिविजिबल है। तो अगर इससे डिविजिबल है तो इससे तो ऑब्वियसली होगा ना। ये बहुत छोटा नंबर है एज कंपेयर टू दिस, बहुत बहुत छोटा। इसमें 2 फैक्टोरियल लगे हुए हैं, समझा? यस सर। तो वो मतलब अच्छे से फ्रेमिंग नहीं करी मैंने क्वेश्चन की, बट दिस वाज द आइडिया। ऐसे दिस वाज द आइडिया, ठीक है। इसको मैथमेटिकली नहीं कर सकते, इसको पीएनसी से करना था, चलेगा? Yes, sir. तो इसको वापस घर पे आराम से स्टडी करना। दिस वाज अ वेरी हाई लेवल क्वेश्चन, नोबडी कुड हैव टोल्ड यू कि ऐसे करना था वैसे करना था। बट कई बार अपन कुछ ऐसे क्वेश्चंस पीएनसी से कर सकते हैं, कई बार ऐसे कुछ क्वेश्चंस पीएनसी से कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अपना जो बेसिक बेसिक और मीडियम लेवल की चीजें थी। अब अपन एकदम कोर पीएनसी में घुस रहे हैं, कोर एकदम। तो ये वाले के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जेई में, अगर आया तो। क्लासिकल ऑक्यूपेंसी प्रॉब्लम्स, तो ध्यान से सुनो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है एंड इट्स कंप्लीटली न्यू, कंप्लीटली न्यू। तो इसको सुनना बच्चे से, ठीक है। तो क्लासिकल ऑक्यूपेंसी प्रॉब्लम्स क्या होता है बच्चों? देखो, ये बहुत दिमाग खराब करती हैं चीजें। तो चलो इसको देखते हैं, अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। क्लासिकल ऑक्यूपेंसी प्रॉब्लम्स मतलब एन ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एन ऑब्जेक्ट्स। तो अपन ने थोड़ा थोड़ा कर लिया है बट कंप्लीटली नहीं करा है, इसको अपन को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है इस बार। वी नो सम आइडिया बट नॉट एंटायरली। एन ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू आर सेल्स। तो तुम ये ऑब्जेक्ट और सेल की जगह तुम तो क्या विजुअलाइज करोगे? एन चॉकलेट्स है, वो आर पीपल को देना है ना। एन चॉकलेट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू आर पीपल। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चों? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑब्जेक्ट्स और सेल्स कैसे हैं। तो इसमें 4 केसेस बन जाते हैं। नाउ इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन नंबर ऑफ वेज इफ ऑब्जेक्ट्स एंड सेल्स, ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो सकते हैं एंड सेल्स डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट से डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, whereas cells were also distinct। cells मतलब people। ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं बट इस बार सेल्स आइडेंटिकल हो गए, और ये आइडेंटिकल है और सेल भी आइडेंटिकल है, ठीक है। सर सेल का मतलब वापस सेल का मतलब पीपल पीपल पीपल। ओके ओके तेरे को जैसे 10 चॉकलेट 4 लोगों में बांटनी है, तो अब कैसी चॉकलेट है और कैसे पीपल है? हो सकता है कि आपके पीपल भी आइडेंटिकल हो, क्लोन्स हो। तो जैसे ऐसे सोच, मान ले तेरे पास चॉकलेट्स क्या है? C1 C2 C3 C4 और C5। बट तेरे पास जो 2 लोग हैं वो दोनों के दोनों X और X ही हैं। तो ये 5 चॉकलेट दोनों XX को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो फर्क पड़ जाएगा। जैसे मान ले पहले X1 X2 2 पीपल है, तो तूने इसको 1 दी, बची 4 इसको दी, एंड तूने C1 इसको दिया, बचे 4 इसको दिए। ये दोनों अलग अलग तरीके कहलाए ना। बट अगर आइडेंटिकल होते तो इसको C1 दिया और इसको ये 4 का बंडल दिया, इज इट नॉट सेम एज इसको C1 दिया और इसको 4 का बंडल दिया? हाँ सर तो वो फर्क, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। इफ ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो आइडेंटिकल, सेल्स आर आइडेंटिकल, डिस्टिंक्ट फलाना फलाना, चारों सेपरेट केस है, चारों सेपरेट केस है और चारों को सेपरेटली स्टडी करना है, ठीक है। बट फॉर्चुनेटली फॉर अस, फॉर्चुनेटली यही 2 सिलेबस में, क्योंकि ये थोड़ा सा हायर कॉम्बिनेट्रिक्स हो जाता है। हायर मतलब ये लाइक एलिमेंट्री लेवल नहीं है, दिस इज नॉट जेई लेवल।
दिस इज नॉट जी लेवल, दिस इज फाइटर। मैं इसका एक आध ऐसे एग्जांपल टच करूंगा, बट वो अपन मैनुअली या फिर एलिमेंट्री मेथड से करेंगे, इसका ओरिजिनल मेथड जानना हमें जरूरी नहीं है। दीज आर वेरी माथा पच्ची वाले काम, बहुत दिमाग सड़ाने वाले काम होते हैं ये दोनों वाले। तो ये सिलेबस में नहीं और इसमें जेई में आ ही नहीं सकता, क्योंकि एवरीबॉडी नोज की ये हाई लेवल चीजें हैं। ओके, बट ये वाला सिलेबस में और इन दोनों पे भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, चलेगा। तो अपन को 2 केस पढ़ने, डोंट वरी, सारे नहीं पढ़ने अपन को। सर फॉर बोथ आइडेंटिकल वोंट इट बी जस्ट वन? आयुष बिल्कुल भी नहीं। चल एक काम कर, सारी चॉकलेट्स ले ले, ऐसे 50 चॉकलेट ले ले, बट ऐसे 7x ले ले, 5x ले ले। अब बता एग्जैक्टली 1 वे होगा। 50 चॉकलेट 5 आइडेंटिकल x को बांटना है, तो एक सोच ऐसा वाला सोल्यूशन ले ले कि 1 2 3 4 और बाकी कितना बन रहा है 40। इज दिस डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट फ्रॉम 10 10 10 10 10? क्या ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है कि सेम है? आयुष डिफरेंट है ना, तो 1 आंसर नहीं है, ऐसे बहुत बनेंगे। ठीक है, चलो। तो ये क्लासिकल ऑक्यूपेंसी प्रॉब्लम्स में सबसे पहला वाला केस 1 ही अपन को पढ़ना है, यही चलेगा अपने कम से कम 1.5 लेक्चर। केस 1, केस 1 मतलब क्या? क्लासिकल ऑक्यूपेंसी पार्ट 1 पढ़ लेते हैं। पार्ट 1 मतलब जो मैंने लिखा है एग्जैक्टली, पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं और उसका थ्योरम 1। तो इस बार क्या हो रहा है बच्चों, n ऑब्जेक्ट्स को r सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट केस 1 क्या बन रहा है? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। पहला केस क्या है कि ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है बट सेल्स कैसे हैं? 2 आर डिस्टिंक्ट सेल्स इज। कितने तरीके से n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r डिस्टिंक्ट सेल्स में बांट सकते हो? तो इसको तो पहले एग्जांपल से करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और बहुत कंप्लीटली न्यू है ये, तो आपको सुनना पड़ेगा। ये एकदम एलिमेंट्री मेथड से नहीं होगा। अगर आपको कुछ मतलब कुछ शेयर करना है कि सर ऐसे क्यों नहीं वैसे क्यों नहीं, तो फील फ्री टू टेल मी। कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि सर ऐसे करते वैसे करते, तो बताओ। इनफैक्ट चलो लेट्स डिस्कस एन एग्जांपल एंड देन विल गेट इनटू दिस एग्जांपल। 10 आइडेंटिकल चॉकलेट्स है बच्चों, 10 आइडेंटिकल चॉकलेट्स टू बी गिवन या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 पीपल ए बी एंड सी। तो ए बी और सी करके मैंने नाम दे दिया, उनका मतलब डिस्टिंक्ट है। पीपल आर डिस्टिंक्ट बट चॉकलेट्स आर आइडेंटिकल। तो क्या करूंगा बताओ बच्चों? हाउ डू वी डिस्ट्रीब्यूट 10 आइडेंटिकल चॉकलेट्स टू 3 डिस्टिंक्ट पीपल? पीपल को पूछो। पीपल को पूछो, चलो पूछो। ए के पास कितने ऑप्शन है? 10C, क्या 10 ऑप्शन हैं? 11। वैसे 11 ऑप्शन हैं, कुछ भी नहीं अच्छा, लिया। कुछ भी एक नहीं ही लिया। लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, डॉट 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 10 के 10 लिए 11 ऑप्शन हैं। बी के हाँ पास सर। कितने हैं? 10 0 to बिल्कुल 7. भी नहीं, पता कांट से। क्योंकि मान लो ए ने 10 उठा लिए तो बी के पास एक ही ऑप्शन बचा, कुछ नहीं, ठेंगा। बात समझे? इफ हाँ ए सर। टुक 3 देन बी के पास काफी ऑप्शंस हैं। 4 उठा सकता है, 5 उठा सकता है, 6 उठा सकता है, डॉट 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 10 उठा सकता है। 10 क्या, सॉरी समझ गया ना, रिवर्स में 7 तक जो उठा सकता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। तो और बी पे नहीं बोल सकते तो सी पे भी। केस के अंदर केस के अंदर केस के अंदर केस बनता जाएगा, समझ पा रहे हो? यस सर। क्या मैं Yes, केसेस sir. बनाऊं? क्या मैं केसेस बनाऊं? नहीं। नहीं सर। केस वुड बी अ डिजास्टर, क्योंकि मेरे को उसको जनरलाइज करना है। वहीं पे अगर मैं 10 आइडेंटिकल चॉकलेट को 5 पीपल में डिवाइड कर रहा होता तो केसेस वुड हैव किल्ड मी। केस तो मतलब मार ही देता, तो नहीं बना सकते केसेस, नो, वी कैन नॉट मेक अ केसेस, वो तो मैनुअल काउंटिंग जैसा हो गया। तो कितने बच्चों को दिख रहा है यार कुछ बन ही नहीं रहा ऐसे, तो फिर है ना कुछ चॉकलेट को पूछो ना, मतलब किसको? चॉकलेट को पूछो ना किसके पास जाने का। नहीं, चॉकलेट को नहीं पूछ सकते क्योंकि चॉकलेट आइडेंटिकल है। व्हाट डू मीन बाय चॉकलेट को पूछो? किस चॉकलेट को पूछूं? सारी आइडेंटिकल है, बात समझा? इफ यू से चॉकलेट 1, यही गलत हो गए। व्हाट इज चॉकलेट 1? ऑल आर आइडेंटिकल, देयर इज नो सच थिंग एज फर्स्ट चॉकलेट, सेकंड चॉकलेट, थर्ड चॉकलेट। वो तो तभी बोल सकते हो व्हेन ऑल द चॉकलेट्स वर डिस्टिंक्ट, है ना? तो ये समझा कि एलिमेंट्री मेथड तो नहीं है इसका भाई, कुछ नया ही सोचना पड़ेगा।
इसका एलिमेंट्री मेथड तो नहीं है, कुछ नया ही सोचना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलो, तो वो तो अपने बहुत विद्वान लोग हैं, उन लोगों ने सबने सोच के रखा है। तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि ये कैसे सोचा और ये कैसे करना है। ठीक है, अपन को कहाँ से आया उस पर इतना ध्यान नहीं देना। ठीक है, लोगों ने सोच के रखा है तो अपन बस देखने की अच्छा वाह यार, वी कैन ओनली अप्रिशिएट एंड लर्न फ्रॉम देम। तो अब देखो 10 आइडेंटिकल चॉकलेट्स आर टू बी गिवन टू 3 पीपल। तो इसको करने के लिए मैं कुछ अलग ही प्रोसेस बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। लेट द चॉकलेट्स बी डिनोटेड बाय zeros, that is we have 10 zeros। चलेगा क्या? यस हर सर। चॉकलेट को एक जीरो बोल रहा हूं मैं, ऐसे एक गोला मार दो, ये सब 10 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, अभी सुनते जाना, 4-5 मिनट आपको सुनना है, अपने आप आपको खुद को समझ आ जाएगा, अभी बस सुनते जाओ। तो लेट द चॉकलेट्स बी डिनोटेड बाय सम जीरोस। तो मेरे पास 10 जीरोस हैं। ठीक है, ऑल्सो कंसिडर 2 वंस। मेरी मर्जी, मैं कुछ करना चाह रहा हूं, बस सुनो। 2 वंस ले रहा हूं मैं, मतलब 1 and 1 ऐसा। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए? टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए आपके पास? 12। चलेगा? 10 zeros and 2 ones। ठीक है, परम्यूट देम। द टोटल परम्यूटेशंस ऑफ these 12 ऑब्जेक्ट्स। कितने तरीके से इन 12 ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट कर सकता हूं? बोलो। ये 0 आइडेंटिकल है और ये 2 वंस आइडेंटिकल है, कितने परम्यूटेशंस होंगे बच्चों? इतने परम्यूटेशंस होंगे। यहां तक क्लियर है? यस सर। अभी चल क्या रहा है वो नहीं बताया, बट टोटल परम्यूटेशन भी समझ गए ना कि 1 0 0 0 ऐसे करके इन ऑब्जेक्ट्स के टोटल परम्यूटेशन कितने होंगे? 12/2 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो परम्यूटेशन में डिवीजन में आ जाता हाँ सर। है ना? तो यहाँ तक चलो ठीक है, बट समझ ही नहीं यार कर क्या नहीं, 1 क्या है, व्हाट इज दीज, क्या है परम्यूटेशन, कहाँ से आ गया इसमें? चलो ध्यान से देखो, बैकग्राउंड में प्रोसेस देखो। कंसीडर अ परम्यूटेशन, कंसीडर फ्यू परम्यूटेशंस ऑफ दीज 12 ऑब्जेक्ट्स। कंसीडर परम्यूटेशंस ऑफ दीज 12 ऑब्जेक्ट्स। तो क्या परम्यूटेशन, जैसे मान लो एक ये परम्यूटेशन होगा ना, अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं, ये परम्यूटेशन आएगा। ओके, ये परम्यूटेशन भी आएगा, मतलब बहुत सारे आएंगे, इतने सारे आएंगे, बट मैं तो कुछ लिख के बता रहा हूं। ये भी आएगा, ऐसा भी आएगा, ओके, ऐसा भी आएगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं, मेरे को कुछ आई वांट टू क्रिएट समथिंग, मतलब ये परम्यूटेशन को कुछ नोटिफाई करना है। तो 1 की जगह ऐसे डंडा समझ लो, 1 वाज जस्ट बेसिकली एक्टिंग लाइक अ डंडा। मुझे एक बात सोच के बताएगा कि एग्जैक्टली ये परम्यूटेशन को मैं क्या इंटरप्रेट करवाना चाहता हूं, बताओ। ये परम्यूटेशन मतलब क्या? बोलो, व्हाट इज दिस परम्यूटेशन 3 डिनोटिंग? 4 डिवाइड। वेरी गुड, वापस बोलो। 3 लोग में 3 और 4 के हिसाब से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर इसका मतलब क्या, ये परम्यूटेशन क्या डिनोट कर रहा है? 4 3 3 4 3 3। क्या बात है यार, क्या बात है यार, बिना बोले ही समझ गए, बहुत ही बढ़िया यार। मैंने क्या प्रोसेस बनाई, मैंने क्या प्रोसेस बनाई, ये 2 वंस हैं। कैन आई से दीज 2 वंस आर एक्चुअली एक्टिंग एज सेपरेटर्स? बोलो। यस Yes, सर। sir. 2 वंस आर एक्टिंग एज सेपरेटर्स, मतलब मुझे अगर ऐसे सोचो कि एक लाइन है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो कितने कट लगेंगे? उसको 3 तो पार्ट में डिवाइड करना है तो 2 ही दो। कट लगेंगे ना, तो ये 3 पार्ट बन गए। तो समझ आ रहा है कि ये जो वंस थे वो 2 क्यों थे? Why did I take 2 ones and why did I take ones? काम क्या था? These 2 ones are acting as separators। तो ये दोनों 1 को मैं जैसे रखूंगा, आपका ये जो सीक्वेंस है 0 0 0 वाला, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या प्रोसेस क्रिएट कर रहा हूं कि यार ये जो लेफ्ट मोस्ट वाला है, इस डंडे के लेफ्ट में
उतने ऑब्जेक्ट्स में ए को दे दूंगा, दोनों डंडे के बीच में बी को दे दूंगा और ये वाले सी को दे दूंगा। ये मैंने एक प्रोसेस बना दी, चलेगा। एवरी टाइम आई गेट अ परम्यूटेशन, इस डंडे के लेफ्ट वाले ए को जा रहे हैं, डंडे के बीच में बी को जा रहे हैं और डंडे के राइट साइड वाले सी को जा रहे हैं, चलेगा क्या? मैंने ये प्रोसेस बना दी, इसको बोलते हैं बाइजेक्शन, इसको बोलते हैं बाइजेक्शन। याद आ रहा है वर्ड बाइजेक्शन? आई हैव क्रिएटेड अ Yes, sir. बाइजेक्शन, मैंने एक बाइजेक्शन क्रिएट करा है एंड आई जस्ट नीड टू इंश्योर कि भैया दिस बाइजेक्शन सर्व्स द पर्पस। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि ये वाले परम्यूटेशन को मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा कि भैया ए को 3 गए, बी को भी 3 गए और सी को 4 गए, तो फिर ये वाला परम्यूटेशन क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है? 3-3 4 3 3। ये वाला 1-1-8 ये वाला इसके लेफ्ट में कितने हैं? 0-10-0 ये वाला 2-3 2-3-5 वेरी गुड, ये वाला 0-0-10 0-10 डॉट डॉट डॉट। डू यू अंडरस्टैंड? every permutation of these objects, every permutation of these 12 objects gives you a unique distribution or not? जल्दी बताओ। यस सर। जो अपन को चाहिए था, यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो अपन को चाहिए था। एंड कैन आई से कॉन्वर्स ऑल्सो, कैन आई से कॉन्वर्स ऑल्सो? कोई सा भी एक डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, उसके करेस्पॉन्डिंग एक यूनिक परम्यूटेशन होगा कि नहीं, बताओ। यस सर। क्या ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जो नहीं आ पाएगा इसके बेसिस पर? इफ आई क्रिएटेड दिस प्रोसेस, तो इसके बेसिस पर ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जो आ ही नहीं सकता कि सर इसमें तो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन आया ही नहीं? बोलो, सोच के बताओ। यू थिंक कि ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जो ना आ जाए कि सर ए को इतने, बी को इतने और सी को इतने वाले, ये तो आएगा ही नहीं इस परम्यूटेशन में? ऐसा हो सकता है? बोलो, कितने बच्चों को इन दोनों के बीच में 1-1 मैपिंग दिख रही है? बोलो, 1-1 मैपिंग मतलब बाइजेक्शन दिख रहा है किसी को? जल्दी बताओ। तो बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर एवरी वे ऑफ दिस करेस्पॉन्ड्स टू एवरी वे ऑफ दिस एंड वाइस वर्सा, तो कितने बच्चों को समझा है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग will be also equals to number of permutations? Yes or no? इसमें सारी पॉसिबिलिटीज आ रही है कि ए को 3, बी को 3 और सी को 4, या फिर ए को 4, बी को 3, सी को 4-3-3, सब आ रहा है, कंसीडर हो रहा है। We should have considered them as different distributions and it is coming out to be different distribution. So number of ways of distribution is also same as number of ways of permutations or not? बताओ, number of permutations। यार वो तो अपन निकाल के बैठे हैं, वो तो अपन निकाल के बैठे। कितने परम्यूटेशन थे इसके? 12C2। आंसर समझा? 12C2। There how many ways are there? 12C2 ways are there of distributing 10 identical chocolates into 3 people। चलेगा? बोलो बोलो। सर एक 1 क्यों नहीं कंसीडर किया? क्या क्या क्या? एक 1 क्यों नहीं कंसीडर किया? 2 से एक 1 से कितने सेपरेशन होते हैं? 2 ही होते हैं, लेकिन उससे भी आ जाना चाहिए था ना। कैसे आ जाना चाहिए बताओ? व्हाट बाइजेक्शन वुड यू हैव क्रिएटेड? 3 लोगों में बांटना है, तो व्हाट इज दिस? 1 2 3 4, ये क्या डिनोट कर रहा है बताओ? तुम्हारी प्रोसेस में ये क्या डिनोट कर रहा है? 3 and 7 नहीं, 3 और 8। व्हाट 3 and 7? किसको जा रहे हैं 3 3 and 7? बांटने तो 3 लोगों को है ना, तुम तो 2 को ही बांट रहे हो, अच्छा नहीं, हाँ समझा समझा। है ना? ये एक 3 का और ये एक 7 का, तो तुम तो 2 लोगों में बांटे कि इसको 3 गया, बी को 7 गया, बट ठीक तुम्हें है। तो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने थे, है ना? हाँ सर, समझ गया समझ गया। अब अपन इसको जनरलाइज कर सकते हैं क्या? बताओ बच्चों, कैन वी जनरलाइज दिस? कैन वी जनरलाइज दिस? एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, कितने सेल्स हैं? आर सेल्स हैं, तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने जीरोस लेने? एन जीरोस लेने। अगर आर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितने सेपरेटर्स लगेंगे? आर माइनस 1 वंस चलेगा, तो इनकी कितने परम्यूटेशन हो जाएंगे बताओ? एवरी परम्यूटेशन ऑफ दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, तो टोटल परम्यूटेशन कितने हो जाएंगे?
n प्लस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, बट ये आइडेंटिकल्स हैं और ये भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ये समझ आ रहा है? यस सर। इसको आप ये लिख सकते हो क्या, जल्दी बताओ। चलेगा? यस सर। यस सर। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड। इतने वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r डिस्टिंक्ट सेल्स में, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r डिस्टिंक्ट सेल्स में। सर ऊपर जाओ ना। चलो कॉपी करना स्टार्ट करो। कुछ डाउट आए तो पूछ लेना। इसके वेरिएशन अभी कराने, वेरिएशन आने दो, रुको। बट अभी इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो नीचे करेगा ना। एक सेकंड कर लेंगे कॉपी, थोड़ा सा नीचे करता हूँ। सर बोलो। तो अभी तक जो भी हमने सम्स किए हैं उसमें सेल्स डिस्टिंक्ट रहते थे या आइडेंटिकल रहते थे? आइडेंटिकली रहते थे ना? कुछ भी हो सकता था, बट अभी तक अपन ने ऐसे स्पेसिफिकली ये वाला किया स्पेसिफाई नहीं है नहीं अभी किया तक। ना? ओके। अभी तक होता क्या था पता है, कि अभी इसके पहले ग्रुप फॉर्मेशन में भी अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन तो किया था, बट उसमें क्या था, उसमें अपन ने नंबर स्पेसिफाई कर दिया कि भैया इसको तीनों साथ में ही जाना है। यस सर। इसमें नंबर स्पेसिफाई नहीं किया, इसमें जनरल बोल दिया, किसी को भी ओके। कितने भी जा सकते हैं। इसलिए तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसके लिए नया सोचना पड़ा। यस। ग्रुप फॉर्मेशन इज अ वेरी स्पेसिफिक केस ऑफ दिस। सर मतलब सिलेक्शन का ये पार्ट है क्या? नहीं है, इंडिपेंडेंट है। सिलेक्शन का पार्ट नहीं, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूं। पार्ट 1 तक कर लो। हेलो सर। हाँ, सर सब मतलब पर उसमें जो हम लोग ग्रुप फॉर्मेशन करते थे तब हमें स्पेसिफाइड था ना कितने के ग्रुप बनाने, बट जो किसको कितने जाने वो बताया था कि भैया 3 और हाँ 7 ऐसे टाइप की जानी चाहिए। सर इसमें तो बट जनरली कुछ भी जा सकता है, 1 2 5 1 1 3 4 कुछ भी जा सकता है ऐसे करके। यस सर। सर बट वो पहले वाले केस में वो पीपल डिस्टिंक्ट थे ना, नहीं तो अभी तक तो आइडेंटिकल सब होते जगह तो। पीपल डिस्टिंक्ट है। अच्छा पहले भी करते आते थे तब डिस्टिंक्ट थे ना, नहीं तो वो फैक्टोरियल वाला हाँ, टर्म नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आता।
चलो नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। सर वो एवरी परम्यूटेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या लिखे है? तो ये अपन ने एक बाइजेक्शन क्रिएट किया है। नहीं सर वो समझा मैं, क्या लिखा क्या है वो? वी यूनिक वांटेड डिस्ट्रीब्यूशन। जिस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन अपन को चाहिए था वही मिल रहा है ऐसा, जो ऑब्जेक्टिव था वही ऐसा। तो वो नीचे का लाइन लिखा हूँ। हम्म चलो सर वेट। हम्म चलो ठीक है। और आखिरी का लाइन बाकी है। ओके
नोटेड सर। चलो, तो ये हो गया अपना प्रॉपर फॉर्मूला भी आ गया। अब इसके वेरिएशंस देखते हैं अपन, क्या वेरिएशंस आएंगे। चलो, थ्योरम 1 का ऑल्टरनेट वर्जन ये भी होता है। देखो, जो मैंने अभी थ्योरम लिखा है ना, इसका ऑल्टरनेट वर्जन क्या है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, नंबर ऑफ non-negative integral solutions of the equation, number of non-negative integral solutions of the equation x1 plus x2 plus x3 dot 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 xr equals to n, where subjected to the condition xi are between 0 to n and xi belong to integer is such an equation के कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। ये थ्योरम 1 ही है, दिस इज थ्योरम 1 ओनली। ऑलराइट, देखो कैसे है, बहुत सिंपल सा है। ये ऑल्टरनेट वर्जन भी काम का है, वैसे याद रखना, ये ऑल्टरनेट वर्जन भी काम का है, याद रखना अच्छे से। तो क्या बोल रहा है वो, नंबर ऑफ वेज, सॉरी, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, नॉन नेगेटिव बट इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो अब जैसे ऐसे सोचो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 10, इसके कितने नॉन नेगेटिव, मतलब 0 या उससे बड़े वाले नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे बच्चों। एक सेकेंड, इसके कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। तो इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड इंटीजर सच दैट उनका सम 10 हो, एंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। तो जैसे 10 0 0 इज अ सॉल्यूशन ना, यस। 1 2 7 इज अ सॉल्यूशन, हाँ। 7 2 1 इज अ सॉल्यूशन, हाँ। 8 1 1 इज अ सॉल्यूशन, हाँ। डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे करके टोटल कितने वेज होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे। बात समझ पा रही हो क्या? यस सर। कितने बच्चों समझा? सर ये वही बात तो हो गई, ए को कितने जा रहे हैं, बी को कितने जा रहे हैं, सी को कितने जा रहे हैं, वही बात तो हो गई कि 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट 3 लोगों में बांट रहे हो, हाँ या ना? समझ आ गया? यस सर। बस, तो डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग द सेम थिंग, एग्जैक्टली सेम वही बात हो रही है कि ये जो इक्वल्स टू एन है ना, इसका मतलब क्या है, x1 डिनोट्स फर्स्ट वाले को कितने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, x2 डिनोट्स सेकंड वाले को कितने दिए, x3 डिनोट्स थर्ड वाले को कितने दिए, डॉट डॉट डॉट, xr डिनोट्स उसको कितने दिए, टोटल n होने चाहिए। तो n ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू r सेल्स, चलेगा? वही चीज है ये। तो इसका अल्टरनेट वर्जन भी लिख लो, ये भी काम आता है हमारे, ऐसे भी लिखते हैं इसको, ठीक है? ये थ्योरम 1 ही है बच्चों, ये थ्योरम 1 ही है। थ्योरम 2 देखो, थ्योरम 2 देखो, number of ways of distributing n identical objects, ये उसी क्लासिकल ऑक्यूपेंसी 1 का ही वेरिएशन है। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू r distinct cells such that no cell empty, all right, such that no cell is empty। बात समझ आया सबको? तो इसका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा बच्चों, 10 chocolates to 3 people A, B and C such that each receives at least one, कोई भी empty नहीं होना चाहिए, left मतलब empty handed नहीं जाना चाहिए, so that each person receives at least one chocolate, ठीक है? तो इसके लिए क्या करोगे बताओ, सोचो। उसने बोला कि तुम्हारे पास 10 चॉकलेट्स हैं आइडेंटिकल, ए बी और सी में बांटना है, सच दैट ईच मस्ट गेट एटलीस्ट वन, नन एम्प्टी वाला चाहिए अपन को। तो क्या करें बताओ, कैसे कर सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट? सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या होगा पता है? नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, पागल हो जाओगे कॉम्प्लीमेंट्री करते करते, नहीं नहीं, इनफैक्ट कॉम्प्लीमेंट, इससे कॉम्प्लीमेंट्री वाला सेट बनेगा, इससे दूसरा वाला सेट निकालोगे, इसको अपन को डायरेक्टली करना है, ये इजी है। देखो सबको मिनिमम मैनुअली निकालेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, मैनुअली नहीं, 9 चॉकलेट्स पे लगा सकते हैं। 9 नहीं, एग्जैक्टली 9 नहीं, वेरी क्लोज, आ रहे हैं वहां पे, वेरी क्लोज। So कितने give बच्चों everyone चलेगा? one and then distribute the remaining. हाँ,
सिंस चॉकलेट्स आर आइडेंटिकल, तो क्या करो, गिव 1 chocolate to each of the person before end. पहले ही दे दो, ले पहले ही रख ले, है ना। तो मैंने क्या किया, ABC को एक एक चॉकलेट पहले ही पकड़ा दी, चलेगा। अब बचे कितने, 7 चॉकलेट्स। ये 7 को थ्योरम 1 जैसा डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब एनी वे, मतलब बस ये 7 चॉकलेट 3 लोगों में बांटना है। अब तुम कुछ भी बांटो, सबके पास मिनिमम एक एक चॉकलेट होगा कि नहीं, बताओ। Yes, sir. बस तो खत्म। तो गिव 1 चॉकलेट टू ईच बिफोर एंड, पहले ही दे दो, जो बोला उसके हिसाब से पहले एक एक पकड़ा दो। देन रिमेनिंग 7 चॉकलेट्स, रिमेनिंग 7 चॉकलेट्स पे थ्योरम 1 लगा दो, है ना। तो इसका मतलब आंसर कितना बन रहा है, नंबर ऑफ वेज इज कमिंग आउट टू बी n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, चलेगा। तुम्हारा n एक्चुअली 7 हो चुका है, बोलो कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव। एक एक पहले ही दे दो, ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, एक एक पहले ही दे दो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. बस खत्म, यही था। दिस इज द वेरिएशन, दिस इज द वेरिएशन। 10 chocolates to 3 people ABC so that each receives at least 1 chocolate। तो एक एक पकड़ा के बचे 7 को थ्योरम 1 में लगा दो, ठीक है। तो कितने बच्चों को समझा। अब इसको तुम अपने हिसाब से वेरी कर सकते हो। 10 चॉकलेट देनी है 3 लोगों में, such that each gets at least 2। दो दे दो सबको। बस तो फिर तो दो पहले ही पकड़ा देना। इफेक्टिवली क्या हो जाएगा क्वेश्चन, 4 चॉकलेट्स 3 लोगों में बांटना है, तो n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। समझ पा रहे हो। Yes, sir. कोई बोलता है कि सच दैट a मस्ट गेट एट लीस्ट 3, बस इतना बोला है। सच दैट a को मिनिमम 3 मिलनी चाहिए, तो क्या करोगे, 10 चॉकलेट टू 3 पीपल सच दैट a मस्ट रिसीव एट लीस्ट 3, तो क्या करोगे, 3 चॉकलेटों को पहले ही दे दोगे। तो इफेक्टिवली 7 चॉकलेट्स a b and c में बांटना है, बोलो। Yes, sir. हाँ, तो यह वेरिएशन खुद से कर सकते हो, तो दिस इज गुड इनफ। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका इफेक्टिवली आंसर ही आता है, बट आर यू गोइंग टू रिमेंबर द आंसर, और ये डिराइव ही करेंगे, क्योंकि वेरिएशन तो कुछ भी आ सकता है ना, बोलो। हाँ सर। तो हियर इफेक्टिवली नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या बचेंगे, n minus r after giving 1 object to each cell before end, है ना। एक एक पहले दे दोगे तो अब n minus r ऑब्जेक्ट बचेंगे। देन थ्योरम 1 के बेसिस पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, विच इज इफेक्टिवली n माइनस 1 सी r माइनस 1, चलेगा, बोलो। और इसका इक्वेशन वाला वर्जन कोई बताएगा, इसका ऑल्टरनेट वर्जन, इक्वेशन वाला वर्जन क्या बन जाएगा। यू डोंट हैव टू राइट दिस, ये लिखने की जरूरत नहीं, इक्वेशन वाला वो तो अपन अलग से कर ही लेंगे। कितने बच्चों को समझा, इसका इक्वेशन वर्जन ये बन जाएगा, इक्वल टू n माइनस r। नहीं, वैसे तो ये बन जाएगा, उसको सॉल्व करके अपन n इक्वल टू, कितने बच्चों को समझा, ये बन जाएगा यस सर। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, जिसको अपन इफेक्टिवली क्या बोल पाएंगे, इफेक्टिवली क्या बोल पाएंगे कि सब xi ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है ना। तो इफेक्टिवली ये बन जाएगा ना बच्चों की, सबको एक काम कर, एक एक पहले ही दे दे और अब बोल दे, बोलो समझा, दिस थिंग इज इफेक्टिवली दिस, और इसमें थ्योरम 1 लगा देंगे, देन थ्योरम 1 चलेगा बच्चों को। इक्वेशन वाला फिर से बताओ ना, वो कंडीशन कैसे आया, xi ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सच दैट ईच रिसीव्स एट लीस्ट 1, तो हर सेल में मिनिमम एक ऑब्जेक्ट जाना चाहिए, तो उसका मतलब है कि एटलीस्ट 1 होना चाहिए ना। चलो, जीरो सोल्यूशन इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि दैट डिनोट्स 0 ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग गिवन टू दिस सेल। तो वही बात हो गई है ना, सब 1 से बड़े होने चाहिए, तो सब में 1 1 1 पहले से दे दो, चलेगा। यू डोंट इवन हैव टू राइट दिस, वो अपन वेरिएशन खुद से सोच लेंगे। तो इसको छापो जल्दी से, बहुत इजी है बच्चों।
सर क्या नहीं लिखना एक बार बता सकते हैं? क्या नहीं निकलेगा मतलब? सर क्या नहीं लिखना है आपने बोला वो बोल सकते हैं? ये वाला मतलब यू डोंट हैव टू नेसेसरीली राइट दिस, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है उसको। वो तो ऐसे तो कुछ भी वेरिएशन बनाते रहोगे, सब थोड़ी लिखते रहेंगे। मैं तो बस आपको थॉट प्रोसेस समझा रहा हूँ कि भैया ऐसे सोच सकते हैं। तो थोड़ा नीचे करो ना। जस्ट अ सेकंड, मतलब और थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, ये लो। हो गया कॉपी करके? 1 मिनट सर। वेट। ओके सर हम्म सर आपने जनरल फॉर्मूला लिखा है ना, n-1 CR-1 मतलब हमें वो क्या बोलते हैं, वो क्या बिफोर हैंड वाला ऐसे करना नहीं पड़ेगा ना प्रोसीजर? नहीं नहीं नहीं, बल्कि मैं तो बोल रहा हूँ फॉर्मूले की जगह बिफोर हैंड वाला प्रोसीजर ही करना, क्योंकि वेरिएशन ओह मैंने ओके। बोला ना कि सर दैट ए को मिनिमम 3 चाहिए, बी को मिनिमम 2 चाहिए, सी को मिनिमम 1 चाहिए, तो उसमें फिर फॉर्मूला अच्छा फेल हो गया ना। फॉर्मूला फेल हो जाएगा, ओके। हाँ, क्योंकि फॉर्मूला इज ओनली फॉर सर दैट नो सेल एम्प्टी वाला है। अब मिनिमम 2 मिनिमम 3 मिनिमम 4 में तो आपको यही करना पड़ेगा बिफोर एंड वाला, तो यस फॉर्मूले सर। से बेटर ये प्रोसीजर है। चलो नेक्स्ट वाला क्या है बच्चों, इसका थ्योरम 3, द थर्ड वेरिएशन। तो वो भी समझ लो, सिंपल, ये कुछ खास है नहीं। तो थर्ड वेरिएशन क्या आएगा, नंबर ऑफ वेज, तो थोड़ा सा पेपर दिखाओ ना, स्क्रीनशॉट लेना है। थैंक यू सर। ठीक है। यस सर डन। तो नंबर ऑफ वेज
ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, बहुत सिंपल सा ये भी, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स टू आर सेल्स सच दैट, ऐसे करके लिख रहा हूं, बहुत अलग अलग तरीके से लिखते हैं इस चीज को, सच दैट नॉट नेसेसरी टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल। अभी तक अपन क्या अज्यूम करके चल रहे थे? अभी तक अपन क्या लेके चल रहे थे कि n ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सारे दे रहे हो, इवेंचुअली तो सारे ही दे रहे हो, बट इस बार क्या हो गया, कोई कोई इसको ऐसे भी बोलता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू आर सेल्स। बात वही हुई, आप मैक्सिमम एन ऑब्जेक्ट्स दे सकते हो, मैक्सिमम एन ऑब्जेक्ट्स, बट बात वही हुई। ओके, तो ये कैसे करोगे बच्चों? इसका आंसर, और इसको भी अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बहुत सिंपल सा है। 10 चॉकलेट्स, मतलब मैं थोड़ा सा रिफ्रेजिंग कर रहा हूं तो मैं अपने आप समझ आ जाएगा व्हाई आई एम डूइंग दिस। आई हैव टू, मतलब मैं, आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट या फिर गिव, आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 10 identical chocolates to 3 people A, B and C such that it is not necessary to give all. I don't want to do cases. Cases से तो कर ही सकते हो ना कि अगर सर सारे नहीं देना है तो केसेस बना लो, एक भी नहीं दिया, एक ही दिया, दो ही दिए, सारे दिए, तो ये सारे केसेस का एडिशन है ना, ये सारे केसेस का एडिशन। आई होप यू आर फॉलोइंग, बट ये मुझे नहीं करना, दिस इज लाइक नॉट अ ग्रेट मेथड, अपन थोड़ा और अच्छे तरीके से सोचते हैं। चलो ध्यान से देखना, मेरे पास 10 चॉकलेट हैं और ये 10 चॉकलेट मुझे, मेरे पास 10 चॉकलेट हैं और ये 10 चॉकलेट मुझे 3 लोगों में बांटनी है, और जरूरी नहीं कि मैं 10 दूं, कितने बच्चों से हमारे, जैसे मैंने डिसाइड किया कि ए बी सी को मैं 6 दूंगा, तो बचे 4 किसके पास है? बच्चे 4 किसके पास है? सर आपके पास होंगे। है ना, मैंने उनको बोला, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है 3 to 1 1 0 5 ऐसे करके जो भी है, तो मैं समझ आ रहा है, बचे 4 तो मेरे पास है, मैंने उनको 7 दिए, बचे 3 किसके पास है? मेरे पास। एन के पास। तो कितने बच्चों को समझ आया कि ये बेसिकली थ्योरम बनी तो हो गया ना? आप 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हाँ, तो इफेक्टिवली कितने बच्चों को समझा? अबे इफेक्टिवली आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 objects, all of them to 4 people now, समझा? Yes, sir. रिमेनिंग मैं रख रहा हूं, रिमेनिंग आई एम कीपिंग, बाकी 3 को तो दे दिए, बचे हुए मैं, तो टेक्निकली 10 ऑब्जेक्ट 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो इट्स लाइक एक डमी सेल ऐड कर दिया, समझ पा रहे हो? तो इसका आंसर कितने बच्चों को समझा कि 10 ऑब्जेक्ट्स 4 लोगों में बांटना है, समझा किसी को? तो इसमें कितना आंसर बन जाएगा? n+r/cr, क्योंकि इफेक्टिवली ये बन रहा है यहाँ पे, इफेक्टिवली a dummy cell, effectively dummy cell is being added, that is r+1 cells are there, चलेगा? तो r+1 सेल को लेके थ्योरम 1 लगाओगे, तो इसमें थ्योरम 1 लगाओगे तो क्या बन जाएगा? n+r-1, बाहर चलेगा, एक सेकेंड, इसमें थ्योरम 1 लगाओगे तो हियर थ्योरम 1 गिव्स यू n+r-1 cr-1, चलेगा? तो ये भी फॉर्मूले से बेटर है, कॉन्सेप्ट समझो, तो n+r-cr ही बन रहा है बच्चों, तो फॉर्मूले से बेटर है कॉन्सेप्ट समझ जाओ। इनफैक्ट कोई इतना ज्यादा यूजफुल है नहीं, इनफैक्ट तो मुझे इसका इक्वेशन वाला वर्जन बताएगा कोई, क्या बनेगा? इक्वेशन वाला वर्जन क्या बनेगा? इक्वेशन वाला वर्जन Less than. वेरी गुड, कितने बच्चों को than- समझा? नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस वेयर xi आर बिटवीन 0 to n एंड xi आर इंटीजर, ये बना कि नहीं बताओ? ये ऑल्टरनेट वर्जन हो गया इसका कि इनका सम लेस देन या इक्वल टू n,
which is effectively we don't give a मतलब we don't care about this equation. effectively क्या बन जाएगा? अगर आप मैथमेटिकली भी सोचो तो कितने बच्चों को समझा? ये बन गया कि नहीं बताओ? अगर LHS लेस देन इक्वल टू n है तो प्लस एक वेरिएबल ऐड कर दो तो इक्वल टू n लिख सकता हूं ना हमेशा? बोलो। तो ये हो गया इफेक्टिवली xi मतलब r एक नया सेल ऐड कर दिया एंड xi इंटीजर। तो इफेक्टिवली और इसमें थ्योरम 1 लगा दो, है ना? इसमें थ्योरम 1 लगा दो। आई होप समझो अच्छे से सबको। तो इसके जितने भी वेरिएशन हो सकते थे सब करा दिए मैंने। इसको भी छाप लो। सर वो अपने ब्रैकेट में क्या लिखा है? रिमेनिंग आई। रिमेनिंग आई एम कीपिंग। तो जितने भी उनको देने थे दे दो, बचा हुआ मैं रख रहा हूँ। तो इफेक्टिवली वो 4 में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। चलो। वेट वेट तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें काफी अच्छे अच्छे वेरिएशन बनते हैं। सर ये थ्योरम्स लिखा तो रिजल्ट जनरल रिजल्ट ही है ना? क्या क्या क्या? मतलब आपने वो सेकंड थ्योरम में आपने बोला था कि प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेरी कर सकते हैं थ्योरम से, तो हाँ वेरी नहीं कर मतलब द सकते। मेथड, तुम्हें तो मेथड ही याद रहेगा एनीवे यार। फॉर्मूला तो मेरे को भी याद नहीं रहता है। मेथड ही याद अच्छा, रखेंगे। अच्छा इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये, ऐसे करेंगे। देखो ना, क्वेश्चन ओके। देता हूँ, सब समझ आ जाएगा। तुम खुद ही ट्राई करोगे। चलो तो मैं थोड़े क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करो। सिंपल से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या वेरिएशन है इसमें।
फोटो खींच के ग्रुप पे डाल देना, क्योंकि मैं अब ऐड करते जा रहा हूँ क्वेश्चन। और एक ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये थोड़ा डेंजर सम होगा। चलो, तो इसका भी फोटो खींच के डाल दो बच्चों। बहुत ही क्लासिक सम से ये। आई थिंक क्वेश्चन 1 से 2 तक अगर किसी ने नहीं डाला है फोटो, तो ये डाल दो। एक काम करो, उठा के ये फोटो उठा के ग्रुप पे डाल दो। आंसर। और उसके बाद नीचे वाले भी, 4 से लेकर 7 तक ही है। काफी डेंजर और अच्छे अच्छे सम्स है इसमें।
चलो फर्स्ट सोल्यूशन आ गया, मतलब एटलीस्ट एक दो पार्ट तो आ ही गए होंगे। बहुत इजी है बच्चों। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई प्लस जेड इज 30, सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड इज 100, x प्लस वाई प्लस जेड इज 100, तो n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1, सीधे सीधे आंसर आ रहा है, राइट? यस सर। फिर सेकंड वाला क्या बोल रहे हैं? आई थिंक सेकंड वाला समझ आ जाना चाहिए आपको। उसने बोला x प्लस वाई प्लस, हाँ, x प्लस वाई प्लस जेड सच दैट x ग्रेटर देन 10, y ग्रेटर देन 20 और z हमेशा 30 से ज्यादा, z को मिनिमम 30 मिलना चाहिए। तो कितने बच्चों को समझा? इफेक्टिवली लिख दो डायरेक्टली, x को पहले ही 10 दे दो, y को पहले ही 20 दे दो और z को पहले ही 30 दे दो। बोलो यस सर। है ना? पहले ही दे दोगे तो टोटल 60 बचेगा, तो ये होल नंबर्स हो गए एक तरीके से। और इसमें थ्योरम 1 लगाओगे तो n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1 और आंसर इज 42C2। नहीं समझे तो प्लीज आस्क, पूछ लो। फोर्टी कैसे होगा? अरे x में पहले ही 10 बांट दो, y में पहले ही 20 डाल दो और z में पहले ही 30 डाल दो, तो 60 पहले ही कम हो गए ना, राइट? बस थर्ड वाला ऑप्शन, x लेस देन इक्वल टू 20, क्या करे बताओ? ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होता तो अपन उसमें 20 पहले ही डाल देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कर सकते वेरी गुड, वेरी गुड, सबको समझा? क्लियर कट कॉम्प्लीमेंट्री। तो टोटल जो भी सोल्यूशन है उसमें से कौन से वाले कटा दो? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कितना बोला उसने? लेस देन इक्वल्स टू 20 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 21। बोलो। तो टोटल तो अपन निकाल के रखे 102C2, और इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21 तो इसका इफेक्टिव इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये वाले का x मिनिमम 21 होना चाहिए, तो ये बन जाएगा 79, यस और नो, है ना? इफेक्टिवली 21 पहले ही दे दो x को, तो कितना बनना बच्चों? 81C2। ओके, यस सर। हाँ जिष्णु, फोर्थ वाला सिंपल है,
x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 100, तो इफेक्टिवली क्या बन गया, एक डमी ऐड करके इक्वल टू 100 कर दो, तो क्या बन गया बताओ, लिख दूं डायरेक्टली, Yes, sir. 100 ऑब्जेक्ट्स 4 लोगों में, तो 100 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। सर हाँ सर थर्ड वाले में हम y प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 80 से कर सकते हैं। थर्ड वाले में y प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 80, बट इसको सॉल्व कैसे करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू सॉल्व कैसे करोगे, केसेस बना के कि इक्वल टू 80, 81, 82, 83, केसेस बना के करना है तो कर लो, केसेस बना के करना है तो कर लो, बट वही बात हो गई ना, उसको सिंगल बाइनोमियल कोएफिशिएंट में लिखना है तो थोड़ा वो बीटी लग जाएगा। यार स्वास्तिक लेक्चर अटेंड नहीं किया क्या, अभी आए क्या, सिंपल तो है, थ्योरम 3 लेस देन इक्वल्स टू 100 है, तो उसमें एक डमी सेल ऐड कर दो ना, तो बेसिकली इट इज सेम एज x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 100। अब भी तो क्या मेरे भाई, क्या हो गया, यही तो कर रहे थे अपन, ये वाला जो लिखा हुआ है ऑल्टरनेट ऑफ, बस सिंपल। नेक्स्ट वाला बताओ क्या बन रहा है, अरे कहाँ गया, सॉरी, फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या बन रहा है, और वो x कितने प्लस बच्चों वाई को प्लस समझा, जेड पहले तो ये प्लस कर देता हूँ, पहले तो ये कर देता हूँ, एक डमी सेल पहले ऐड कर दो, सब्जेक्टेड टू व्हाट कंडीशंस, 10 20 एंड 5, 10 25 which is same as, बोलो 65। 65 हाँ, 68 C3 है। इसके इसमें थ्योरम 1 है ना, सब में पहले 10 20 और 5 पहले ही यस बांट दो, तो इससे क्या मिल रहा है बच्चों 65 प्लस 3 मतलब 68 C3।
चलो नेक्स्ट वाला आ गया, 6th वाला। जबरदस्ती अपन अब वही रिपीट कर रहे हैं। लेस देन इक्वल्स टू 100, तो इफेक्टिवली x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 100 से स्टार्ट करता हूँ। सब्जेक्टेड टू व्हाट कंडीशंस? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 एंड y लेस देन इक्वल्स टू 20। कैन आई से दिस इज इफेक्टिवली सेम एज x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 90 सब्जेक्टेड टू ओनली दिस कंडीशन। बोलो तो ये वाला कैसे हो जाएगा? टोटल माइनस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21। तो इसका टोटल कितने बच्चों समझा? 93 C3 बन रहा है। बोलो। यस सर। और इसका क्या बन रहा है? 21 हटा दो, 72 C3 चलेगा? ये आंसर है। Yes. ये आंसर है। क्वेश्चन 2 सोचो। हाउ डू यू इंश्योर एक्स वाई जेड आर ऑलवेज ऑड? 2n plus 1. देखते हैं, चलो। सर हम्म सर फिफ्थ वाले में हम पहले ही वो 10 प्लस 20 प्लस 5 को 100 से सब्ट्रैक्ट करके बाद में बात तो वही वगैरह होती है ना, तो चलता भी है ना यही वैसे बनता है, भी। 65 वाला इक्वेशन बनता है तब भी। ओके सही है जिष्णु। वैसे 24 होगा शायद। हम्म सही है मंथन, वेरी गुड। कैसे करेंगे क्वेश्चन 2 बच्चों, समझ गया क्या? बोलो। एक्स वाई जेड अगर ऑड लेने तो ये ले लो, ठीक है, खत्म। तो इक्वेशन क्या बना बच्चों? 2a प्लस 1 प्लस 2b प्लस 1 प्लस 2c प्लस 1 इक्वल्स टू 51 और a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 20, सॉरी इक्वल्स टू 24। इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल ही निकालना है। अगर ए बी सी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो एक्स वाई जेड विल बिकम ऑड पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वाले कितने सोल्यूशन होंगे? n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 26, ठीक है, सिंपल था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, x into y into z is 10800. ठीक है, चलो इनफैक्ट करके आओ, चलो सोच के आओ आराम से, चलेगा क्या? यस सर। तो आज के लिए Yes, इतना sir. काफी है, राइट? तो अच्छे से सोच के ना ये बचे हुए क्वेश्चंस कन्वर्ट टू लॉग। नहीं 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 जिष्णु, नहीं 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 नहीं, ऐसे सोचो कि इवेंचुअली अगर x into y into z अगर 10800 है तो x y z आर फैक्टर्स ओनली, एक्स वाई जेड फैक्टर्स ही होंगे एक तरीके से, वैसे सोचना है बस। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, ये सोच के आओ। ओके ओके सर। चलो, मैं ग्रुप पे होमवर्क अपडेट कर देता हूँ। ओके सर, चलो थैंक यू सर। बाय। मैं ग्रुप पे होमवर्क अभी भेज ही रहा हाँ हूँ। सर, हाँ ये थर्ड वाले के लिए आपने क्या बोला, क्या करें मतलब? मैंने बस अभी वैसे कुछ बोला नहीं, मैंने बोला कि x इंटू वाई इंटू जेड अगर 10800 है, तो अगर आपको ऐसे सोचना है तो ये सोचो कि x y z इवेंचुअली फैक्टर्स हैं, तो एनी फैक्टर विल बी ऑफ व्हाट फॉर्म, वैसे सोचो। याद है अपन ने ऐसा एक क्वेश्चन किया है क्लास में फैक्टर्स वाला, वैसे ही सोच के लाओ, सोच के लाओ। सर सम ऑफ फैक्टर्स कांस्टेंट रहेगा क्या ऑलवेज? वो तुमको सोचना है, वो तुम सोचो आराम से, वो अपन Okay, डिस्कस करते हैं, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग लाइक दिस, ऐसा ओके सर, है ना, ऐसे सोच के आओ। यस। चलो बाय बाय।